बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दावा वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोग के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे वंशा गति तथा विविधता के सिद्धांत। और इसी चैप्टर का आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें इससे पहले मैंने आपको बताया था आनुवांशिक डिसऑर्डर के बारे में, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, आनुवांशिक विकार होते हैं दो प्रकार के, और उसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो आज हमारे टॉपिक रहेगा, पढ़ेंगे हम लोग मेंडेलियन विकार के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करें आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने दबाए वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समय लगेगा और जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाएं। ठीक, स्टार्ट करेंगे कहानी आपकी। आज जो हमारी कहानी शुरू होने वाली है वो शुरू होगी आपकी दात्र कोशिका अरक्तता, या ऐसे बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक, ये आपका कैसा रोग है, तो इस वीडियो में और इसमें एक और बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो पाएगा। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं मेंडेलियन विकार से। ठीक, इसमें वो है रोग जो जिनके लिए क्या होता है, जिनके जीन में परिवर्तन होता है, जो कारक होते हैं मिलने कारक। ठीक है, क्योंकि जीन बाद में आया था, उस टाइम पर मेंटल क्या होती है, कारक बोलते थे। तो जो कारक लोग होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, और उसी क्रम में हमारा जो पहला रोग है वो है दांत कोशिका अरक्तता, या बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे और फिर समझेंगे क्या कहानी हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है। ठीक है, किस प्रकार से कि हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, सबकी बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नोट करेंगे एक एक करके। लिखा है आपका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह जो होता है, यह रोग, यह रोग जो होता है एक प्रजाति होती है नीग्रो प्रजाति। ठीक है, यह सानो प्रजाति होती है नीग्रो। यह रोग नीग्रो प्रजाति में पाया जाता है, नीग्रो प्रजाति में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यह कैसा एक आपका दूसरा लिखेंगे, यह है अलिंग। ठीक है, अलिंग संलग्न। अभी लिंग संलग्न, अलिंग संलग्न जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बात की है इनकी, लिंग संलग्न कौन सा होता है और अलिंग संलग्न कौन से होते हैं। तो अब कैसा होता है, एक अलिंग संलग्न रोग होता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा आपका, अलिंग संलग्न रोग हो जाएगा। अब अलिंग संलग्न है तो आपको पता है हमारे पास जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं वो 1 से लेकर के कहां तक होते हैं, 22 तक। तो उसमें कहीं पर उसी के जो गुणसूत्र होंगे उनके जीन में कहीं ना कहीं पर उसमें क्या होगा, कुछ उत्परिवर्तन हुआ होगा, तब ये रोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखे, ये आपका कैसा है, आपका अलिंग संलग्न और कैसा अप्रभावी रोग है, ये भी ध्यान रखना, अप्रभावी। अब देखो अप्रभावी कैसे, जब दोनों जीन मतलब सम युग्मनजीय अवस्था में क्या करेगा, ये प्रभावी होगा। विषम युग्मनजीय कैसा होगा, ये केवल, ठीक है, विषम युग्मनजीय अवस्था में केवल कैसा होगा, ठीक है, लक्षण शो नहीं होगा, उसमें केवल बाहर का काम करेगा। ठीक है, प्रभावित होगा, केवल बाहर का काम करेगा विषम युग्मनजीय। लेकिन सम युग्मनजीय में कैसा हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है नेक्स्ट, यह है या इसके जीन। ठीक है, यानी क्या होता है आपका, इसके इसके नाम यहां लगे, यह है 11 है। कौन सा गुणसूत्र, गुणसूत्र 11 पर उपस्थित जीन, पर उपस्थित जीन। अब कौन सा जीन है ये भी ध्यान रखना, वो जीन है हमारा HbA, HB हीमोग्लोबिन ए। ठीक, जीन में उत्परिवर्तन से होता है, उत्परिवर्तन, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया होगा, उत्परिवर्तन से होता है। किस नंबर की गुणसूत्र बात हो रही, 11 नंबर पर जो उपस्थित जीन होता है उसमें HbA में, इसमें कुछ आपका म्यूटेशन हुआ। ठीक, इस वजह से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो गई। अब क्या आगे, जब ये हो जाता है, ठीक है, जब ये हो जाता है तो क्या होता है, इसमें जो आपकी हीमोग्लोबिन की, मैं आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, बीटा श्रृंखला
के बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर, ठीक, मैंने लिखा 6 स्थान पर, 6वें स्थान पर क्या होता है, 6वें स्थान पर होता है, क्या होता है, ग्लूटेमिक, आपका अम्ल है ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक के स्थान पर, ग्लूटेमिक के स्थान पर वैलीन आ जाता है, वैलीन आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, छठे स्थान पर हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर क्या होना चाहिए था, वहां पर क्या ग्लूटेमिक होना चाहिए था, मतलब ग्लूटेमिक वहां से निकलता है, ठीक है। बात करें कौन सा जीन होता है, और वहां पर वैलिन की जगह, ग्लूटेमिक की जगह पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका वैलिन आ जाता है, ठीक। ये हो जाए, इसमें चेंज हुआ, ठीक। अब ये क्या सब कुछ होता है, तो उसके लिए समझो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा थोड़ा सा, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, Fe के कण होते हैं 4, ठीक, 1 2 3 4, और इनमें क्या होते हैं, इनमें कुछ ऐसी करके श्रृंखला निकलती हैं, ठीक, ऐसी ऐसी श्रृंखला निकलती हैं। ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, जो श्रृंखलाएं होती हैं, इन्हें जो ऊपर वाली होती है इन्हें बोलते हैं अल्फा श्रृंखला, अल्फा श्रृंखला, ठीक, और नीचे वाली ये होती है बीटा श्रृंखला, बीटा श्रृंखला। अब बीटा श्रृंखला में क्या होगा, जैसे यहां पर मैं नंबर लिख दूं, मैंने यहां पर लिखा है छठे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, 6 जगह पर नॉर्मल कंडीशन है, मतलब HbA वाला जीन है, ठीक है, HbA में है, तो HbA है, ये किसको कोड करता है, ये करता है आपका GAG को कोड करेगा, HbA, एक पॉइंट में लिखूंगा यहाँ पर, HbA जीन है, ये किसको कोड कर रहा है, ठीक, HbA बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोडान है आपके पास में, GAG है, GAG, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है इसकी 6 नंबर की, लेकिन जब यही आपका HbS आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HbS हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये किसको करेगा, GUG को करेगा, किसको करेगा, GUG को कोड करेगा, ठीक। और GUG जो होता है, GUG ये क्या बना देगा, GUG क्या बना देगा, ये वैलिन बना देगा, GUG वैलिन। देखो ये क्या बनाता था, ये बनाता ग्लूटेमिक, ये ग्लूटेमिक बनाता था, ग्लूटेमिक बनाता था, लेकिन अब क्या हुआ, छठे नंबर पर इसका म्यूटेशन हो गया, इसकी जगह पर HbS आ गया, HbS क्या कर देगा, जो GAG था, GAG की जगह पर यहाँ पर GUG आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, आपका वैलिन बनेगा, और वैलिन बनने से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, आ जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाएगी, ठीक। जब O2 की कमी हो जाएगी तो हमारी RBC होती है, देखो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, RBC के अंदर, जी ध्यान रखना, RBC के अंदर, जबकि लाल रक्त कणिकाएं होती है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी से, कमी के कारण, कमी के कारण RBC का, RBC सिकुड़कर, ऐसे RBC सिकुड़कर हाशिया आकार हो जाती है, कैसे हो जाएगी, हाशिया आकार हो जाती है, ठीक है, सिकल शेप हो जाती है, हाशिया आकार हो जाती है, हाशिया आकार हो जाती है, ठीक। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है वो आपको RBC कुछ ऐसे करके देखिए, गोल व्याप्तर होती है, लेकिन जब ये क्या आ जाएगा, जब ये मिल जाता है, तो यही RBC है, वो आपकी कुछ ऐसी करके दिखेगी, ऐसी RBC बन जाएगी, ठीक है, हाशिया शेप बन जाएगी जी। आप NCERT जब रीड करेंगे तो उसमें भी आपके ऐसे डायग्राम जो है मिल जाएगा, कुछ इस शेप की बन जाएगी। अब इस शेप की बन जाएगी तो इससे ग्रसित जो व्यक्ति है, ठीक, इससे जो प्रभावित व्यक्ति होगा उसमें क्या हो जाएगी, उसकी जो रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां जो होती हैं जिनमें रक्त फ्लो होता है, अब मान चलिए एक पाइप है, जैसे मान लो ये आपका एक रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में क्या है, ब्लड बह रहा है, और ब्लड बह रहा है जिसमें RBC इस शेप की है, तो वो फटाफट फटाफट जाती आती रहेगी, लेकिन इन केस ये कैसे हो गई, O2 की कमी से कैसे हो जाएगी, ये सिकुड़ के ऐसे हो गई,
ऐसी हो गई सिकुड़ के, ठीक है। तो ये क्या बना, ये यहाँ पर एक ब्लॉकेज बना लेंगे, ठीक है। ये क्या कर देंगे, इसको ब्लॉकेज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो ब्लड है वो प्रॉपर आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, इट मीन्स क्या, सिंपल ऑक्सीजन हर एक बॉडी के अंग तक, हर एक कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, जो अब लंबी चढ़ाई होती है, पहाड़ पर चढ़ना होता है, ठीक है, वहां पर ये ऐसे व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आरबीसी कैसी हो जाती है, आपकी हाशिए के आकार हो जाती है, और वो नसों में, मतलब जो हमारे रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें उतनी अच्छे से प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सी बात किसकी मैंने बात की थी, इसकी दात्र कोशिका अरक्ता है, बोलेंगे सिकल एनीमिया के। सिंपल से पॉइंट है, अलिंगी सैलग्न रोग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो और तुम्हें बता दें, देखो इसमें कंडीशन ये है, एच बी ए, अब थोड़ा सा जोड़ बना लेंगे तो एच बी ए, ये होती सामान्य कंडीशन, ये है। तो वहां पर क्या ना, ग्लूटेमिक बना, ग्लूटेमिक एक सामान्य व्यक्ति, ठीक, नॉर्मल। लेकिन यही केस कैसे हो गया, इन केस एच बी ए और साथ में एच बी एस बी है, तो ये कैसा है, ये प्रभावित है, सॉरी, ठीक है। ये क्या रहेगा, मतलब हाँ से रोग है वो प्रभावी नहीं होगा, ठीक। रोग तो है लेकिन प्रभावी किस अवस्था में होगा, जब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, एच बी एस और एच बी एस सब इग्नई अवस्था में। अब यहाँ पर ये प्रभाव नहीं, यहाँ पर केवल रोग तो है लेकिन अपने लक्षण प्रकट नहीं करेगा। सब इग्नई अवस्था में कैसा होगा, ये कुछ होगा तो अप्रभावी है, और कैसा, अलिंग सैलग्न रोग है। और कहाँ पर होता है आपका, तो मैंने बात की थी गुणसूत्र किसी पर 11 पर, ठीक है, गुणसूत्र नंबर 11 पर जीन होता है, इसमें होता है। क्लियर हुआ, एक हमारा अभी तक क्लियर हो गया। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, आपका दूसरा था फिनाइल कीटोनेरिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब आपका अगला जो है रोग सेकंड, इसका नाम है फिनाइल कीटोनेरिया, ठीक है, आपका सेकंड नंबर का है। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब इसकी हम बात करेंगे तो इसकी कुछ पॉइंट लिखेंगे और फिर समझेंगे इसकी कहानी को, किस प्रकार से आपका क्या है, जो यकृत में जो लीवर होता है उसकी कोशिका में, ठीक, एक पदार्थ होता है, ठीक, एक एंजाइम, वो स्रावित होता है, लेकिन वो जब नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से बहुत सारी क्रियाएं अप्रभावित रह जाती हैं, सॉरी प्रभावित हो जाती हैं, और जिनका रिजल्ट क्या होता है, जिनका रिजल्ट एक भयानक रोग बन के निकलता है। और जो रोग है, ये रोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कैसी कैसी बात, मतलब लक्षण देखेंगे, अपनी बाल सफेद होना, त्वचा भद्दी रहना, ठीक है, एकदम सफेद कलर हो जाते हैं, मंद बुद्धि, ये सारी चीजें इसके लक्षण हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे फिनाइल कीटोनुरिया की, क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है, यह भी आपका, पहले इसकी बात करते हैं थोड़ी खोज के बारे में। तो इसकी जो खोज है, इसकी खोज की है ए फोलिंग, एक वैज्ञानिक है, एक नाम याद रखना है, ए फोलिंग, ए फोलिंग करके है, इनका नाम याद रखना है। और कब की है, 1934 में की, ठीक, 1934 में इन्होंने खोज की थी, किसकी, फिनाइल कीटोनेरिया की, ठीक। और कैसा रोग है, कैसा रोग है, लिंग संलग्न है, अलिंग संलग्न है, प्रभावी है, अप्रभावी है। तो ये भी कैसा है आपका, एक अलिंग संलग्न, जैसा वो था वैसा ही ये है, अलिंग संलग्न, अलिंग संलग्न। और कैसा है आपका, अप्रभावी रोग है, अलिंग संलग्न अप्रभावी, ठीक है, अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। अब यह अलिंग संलग्न है तो किस नंबर गुणसूत्र होगा, इसकी हम बात करते हैं। यह गुणसूत्र कौन से क्रोमोसोम पर होता है, यह गुणसूत्र नंबर 12 है, ठीक। गुणसूत्र नंबर 12 पर जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन से होता है। यह गुणसूत्र 12 पर उपस्थित जीन में परिवर्तन से होता है, जीन में उत्परिवर्तन से होता है, उत्परिवर्तन से होता है, म्यूटेशन से होता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो 12 नंबर का जीन होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उत्परिवर्तन हो जाएगा, कुछ बदलाव होगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका फिनाइल कीटोनुरिया हो जाता है, ठीक। अब जिससे क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लीवर से स्रावित होने वाला
लीवर से स्रावित होने वाला, ठीक है, स्रावित निकलने वाला, बनने वाला, मैंने किया लीवर से स्रावित होने वाला फिनाइल एलेनिन। क्या नाम है इसका? ये मैं पेन चेंज करूंगा, ध्यान रखना है इसका नाम है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, लीवर से स्रावित होने वाला, लीवर से स्रावित फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक। एंजाइम में क्या हो जाती है कि कमी हो जाती है, ठीक। एक एंजाइम निकलेगा, कौन सा आपका? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाएगी, ठीक। अब जब ये नहीं निकलेगा तो क्या होता है, ठीक। जब नहीं निकलेगा इससे क्या होगा, हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन पदार्थ है आपका, फिनाइल एलेनिन, ठीक, इसकी मात्रा है जो बढ़ जाती है। अब देखो तुम्हें पता है, होता ये है, इसमें सिंपल सा रीजन के लिखूं मैं, यहां पर ले लो, आपके पास में फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन है। और जब ये एंजाइम निकलेगा, इसे मैं लिखेंगे फिनाइल एलेनिन है, तो फिनाइल एलेनिन और जेड ले लो, एंजाइम है इसमें, हाइड्रोक्सी है ना, हाइड्रोक्सिलेज, तो ये मान लो एंजाइम है। जब एंजाइम निकलता है ये नॉर्मल कंडीशन में, तो उस टाइम पर आपका ये फिनाइल जो होता है, जो फिनाइल एलेनिन होता है, ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाता है आपको टायरोसिन में, ठीक है, किसमें? टायरोसिन में बदल जाएगा, टायरोसिन, ठीक, टायरोसिन में बदल जाता है। लेकिन जब ये नहीं निकलेगा तब उस टाइम पर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और यह क्या है, ये धीरे धीरे जमा होना शुरू कर देता है, क्योंकि मात्रा बढ़ जाएगी तो जमा हो जाएगा, और जमा का आपके मस्तिष्क में जमा हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन में क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाती है, मंद बुद्धि रोग हो जाएगा, ठीक है, जिससे जो रोगी है वो कैसा हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, ठीक। और यही आपका वंशजागत भी होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दें, समझ गए इस लाइन को? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की भूमिका समझ गए, क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को क्या कर देता है, टायरोसिन चेंज कर देता है। लेकिन जब नहीं निकलेगा तो क्या करता है, जब नहीं निकलता है ये, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है इसमें। फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मंद बुद्धि, कैसे हो जाएगी, मंद बुद्धि हो जाएगा। मंद बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि बुद्धि में जमा हो जाएगा, दिमाग में जमा हो जाता है आपका, तो मंद बुद्धि हो जाएगी। इसके बाद में क्या हो जाए, जो हाथ पैर है, ठीक, हाथ पैर की जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, पेशियां कमजोर हो जाएंगी, वाल सफेद हो जाएंगे, ठीक, कमजोर हो जाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, ये ऐसे रोग हैं वो चल फिर नहीं पाते हैं, ठीक है, मतलब कैसे जाएंगे वो, चलने में दिक्कत होगी उनके लिए, चलने में अक्षम, ठीक। ये हो जाएगा आपका फिनाइल कीटोनेरिया में। मतलब एक तरफ देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, बहुत ही बड़ी जो है नाजुक टाइप की होगी, और बुद्धि तो बिल्कुल उनकी कैसी मंद बुद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो एंजाइम है ना, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल
एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक, वो फिनाइल एलेनिन को चेंज करता था टायरोसिन में, और टायरोसिन से बहुत सारी जो हमारी उपापचयी क्रियाएं थी उनका रेगुलेट हो, लेकिन अब वही निकल नहीं रहा है, ठीक है, टायरोसिन तो बन नहीं रहा है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये सब जमा हो जाता है बॉडी में, तो जमा हो जाएगा तो फिर वो जमा हो जाता है, उसके कुछ जो है परिणाम स्वरूप आपके मंद बुद्धि, हाथ पैर, ये कमजोरी हो जाती है, ठीक, इनमें आपके चलने फिरने में अक्षमता रहती है। तो ये इस प्रकार से हमने बात की आपकी कौन सा, फिनाइल कीटोनुरिया, मतलब जिसे पीकेयू भी बोला जाता है, मैंने शॉर्ट लिख रखा है पीकेयू, ठीक है, पीकेयू करके से बोलते हैं, ये आप साथ में याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले डिसीज की तरफ। तो हम बात करेंगे आपका अगला जो है तीसरा रोग है थैलेसीमिया, ठीक, तो थैलेसीमिया हम बात करते हैं, तो अभी तक जितने हम पढ़ रहे हैं वो एक पॉइंट आप क्लियर रखिए, कैसे होते हैं आपके अपवापी होते हैं, और जितने भी हम सारे कैसे रखे थे अलिंग सेलर। अभी तक जो हम लोग दो पढ़े हैं, तीसरा आपका ये है, चाहे आपका सिकल सेल एनीमिया हो, और दूसरा था आपका फिनाइल कीटोनुरिया, और तीसरा आपका ये है। ये तीनों कैसे आपके अलिंग सेलर रोग हैं, ठीक है। ये इनके जो जीन जो हैं वो 1 से 22 के बीच वाले, 1 से लेकर के 22 तक के जो जीन जो आपके गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं पर प्रभाव होता है, इन्हीं पर म्यूटेशन होता है, इनके जीन खराब हो जाते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अप्रभावी क्यों है, तो मैंने बोला था कि आपके केवल सम इग्नोजी अवस्था में अपने आप को प्रकट करेंगे, विषम इग्नोजी अवस्था में ये आपको शो नहीं होंगे, ठीक है, ये बात मैंने लिखी थी। दूसरी बात इसमें होता क्या है आपका, इसमें क्या होता है आपका थैलेसीमिया में, ये हीमोग्लोबिन की जो अल्फा बीटा श्रृंखला होती है, जैसे मैंने अभी आपको जो पहला रो पढ़ा था उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे करके जस्ट अभी बताया है आपके लिए, Fe, ठीक है, ये आपका एक हीमोग्लोबिन का अणु होता है, और इसमें ऐसे करके श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक, ऐसे करके श्रृंखलाएं होती हैं। जो ऊपर वाली होती है इसे मैं नाम दिया था, ये अल्फा श्रृंखला होती है, नीचे वाली बीटा होती है, ठीक, अल्फा और बीटा, ये क्या, ये आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाती है, क्या करती थी, ये बना रही थी ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक। अब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन बना रही थी, अब इन्हीं में क्या होता है, जब ये रोग हो जाता है, थैलेसीमिया रोग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये श्रृंखलाएं प्रभावित होते हैं, ठीक, ये श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं। और दूसरी बात में इंटरेस्ट वाली, रोग एक है थैलेसीमिया, लेकिन इनके जो जीन होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पर रहते हैं, इनके जो जीन होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पर रहते हैं। जैसे हम अल्फा वाली बात करते हैं, तो इसके जो जीन होते हैं, ठीक, इसके जीन होंगे, ये गुणसूत्र नंबर 16 पर स्थित होते हैं, ठीक है, किस पर, 16 पर, और बीटा की हम बात पहले कर चुके हैं आपके, तो वो काम मिला था आपके 11 नंबर पर, ठीक है। बीटा वाला था जीन, ये कौन सा गुणसूत्र होता है, तो ये होता है गुणसूत्र नंबर 11 पर, ठीक है। गुणसूत्र 11 पर क्या होते हैं आपके बीटा, जो बीटा श्रृंखला बनती है नीचे वाली, ये बनी है गुणसूत्र नंबर 11 पर, जो जीन है आपका उस पर, ठीक है, 11 नंबर गुणसूत्र से। और जो अल्फा श्रृंखलाएं हैं ये बन रही है किससे, 16 नंबर गुणसूत्र से। अब इनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक, मान लो अल्फा श्रृंखला में परिवर्तन हुआ, कुछ म्यूटेशन आए इसमें 16 नंबर गुणसूत्र में, जिससे क्या हुआ, अल्फा श्रृंखला अच्छे से नहीं बन पाई, ठीक है, तो उससे बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया हो गया। दूसरी बात, जब बीटा में कमी आती है, ठीक, ये वाली श्रृंखला में कहीं पर कमी आती है, तो उससे बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। इस रोग को आप उससे रिलेट नहीं करना, ये अलग है और वो अलग है, सिकल सेल एनीमिया से ये अलग है, ठीक, वहां पर भी आपने पढ़ा था बीटा श्रृंखला, वहां पर भी आपको गुणसूत्र नंबर 11 आया था, लेकिन ये अलग है, सिकल सेल एनीमिया से अलग है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक, मैं यहां पर लिख दूं, जो आपकी दांत अर्कता कोशिका होती है, ठीक है, उससे ये अलग है, वो दूसरा था, ये दूसरा है, ठीक। बट यहाँ ये इतना पोर्शन सा कॉमन था उसमें, और उसमें भी बीटा में कौन से आपकी 30 नंबर की प्रोटीन थी, जो आपकी ग्लूटामिक, उसकी जगह वेलिन आ जाता था इसमें, लेकिन यहाँ पर पूरा श्रृंखला भी आपके अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, आपके देखना, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इसके जो जीन होंगे वो गुणसूत्र नंबर 11 पर होते हैं, और बीटा का होगा गुणसूत्र नंबर 11 पर, तो इसके 16 पर होते हैं, इसके 11 पर होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अब जब इनमें क्या होगी, असमान आकृति बन जाएगी इनकी, तो क्या होगा, जब ये काम नहीं करेगी, देखो हीमोग्लोबिन मैंने काम किया ऑक्सीजन का परिवहन करना है, और जब यही काम कर नहीं रही सही से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो O2 की परिवहन होती है, O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का
परिवहन होता है ये प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। सेम जो रीजन उसमें है, ठीक है, जो इसके लक्षण थे उसमें भी यही होता था। ठीक, क्योंकि अब नसें ब्लॉक हो रही थी, जो ब्लड था वो आगे नहीं जा पा रहा था। वही चीज यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी जब अलग अलग हो जाती है सिकुड़ती नहीं है, इनका आकार नहीं बदलता, इसमें आकार बदल जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या O2 भी परिवहन होता है, वो प्रभावित होता है। ठीक, तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे अल्फा बीटा और गामा को लेकर के। ठीक, मेन चीज आपकी सिर्फ ग्लोबुलिन वाली हो गई। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग 3 रोग पर बात कर चुके हैं। इसके बाद में ये कैसे आपके सारे थे अप्रभावी थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्रभावी रोग के बारे में। ठीक, जो अलिंग से अलग है, साथ में कैसे हैं, प्रभावी हैं। तो बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट आपका जो रोग आता है वो है वर्णांधता या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, तो कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या है। सबसे पहले इसकी खोज की बात करते हैं। तो इसकी जो खोज है आपकी किसने की थी, हॉर्नर ने की थी। कब की थी, तो 1876 में की थी। ठीक, दूसरी बात करेंगे तो यह कैसा एक लिंग संलग्न रोग है। देखो अभी तक जो मैंने पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कैसे आपके अलिंग थे। ठीक, अलिंग संलग्न रोग थे, लेकिन ये कैसा, ये लिंग संलग्न रोग है। ठीक, इसका मतलब सिंपल से क्या है कि इसके जो जीन होंगे, इसके जो एलील होंगे, वो लिंग गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े पर, उस पर स्थित होते हैं। ठीक, बात करेंगे अभी आगे। तो कैसा है, लिंग संलग्न रोग है, और साथ में कैसा अप्रभावी रोग। ठीक, अप्रभावी मतलब एक जीन पर ये है, ठीक, तो दूसरे पर नहीं है, तो ये अप्रभावी उसमें शो नहीं करेगा। कब होगा, जब ये दोनों पर होगा। ठीक, उस कंडीशन में ऐसे मानिए। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं आपके, इसका जीन होता है एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा। ठीक, नर और मादा में कैसे अलग अलग होते हैं, यहाँ बात करेंगे तो एक्स वाई होते हैं, यहाँ पर एक्स एक्स होते हैं। ठीक, तो इसमें हम बात करें कहाँ पर होते हैं, आपके एक्स पर होते हैं, मतलब यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, समझ गए। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, इसमें रोगी क्या होता है, इसे लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल कौन सा है और हरा कौन सा है, उसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। और इसीलिए जो नीचे लाइन लिखी है इसे क्या बोलते हैं, इसे लाल हरा अंधापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल हरा अंधापन, क्योंकि लाल और हरे में ये अंतर नहीं कर पाता है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, लाल हरा अंधापन कहेंगे। और इसके बाद में इसके 2 नाम और हैं, इसे प्रोटॉन दोष या क्या बोलते हैं, डेल्टोनिज्म कहते हैं। ठीक, प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो लाइन लिखी थी ना, यहाँ से मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर एक्स लिंग संलग्न गुणसूत्र पर, एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है, पाया जाता है इसका जीन। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई, आपको जैसे ही पता है नर में एक्स वाई होते हैं और मादा में एक्स एक्स होते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पर है, इसमें यदि आपके एक सी मतलब इसे मान लो, अब मैं जो जहाँ वर्णांधता जिसमें जीन होगा उसे एक्स को मैं ऐसे बंद करूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करवाएंगे, 4-5 स्टेप है इसकी। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है, एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष साथ कराए जाते हैं तो कितने % वाहक होंगे, कितने % वर्णांध होंगे, वो सारी चीजें पूछ जाती हैं, तो बात करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसे एक बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये वाहक है। ठीक, ये जो मादा है, ठीक, ये स्त्री है, ये कैसी होगी, इस रोग की वाहक होगी। ठीक है, ये रोग इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि कैसा अप्रभावी है। प्रभावी होता तो ये यहीं पर दिख जाता, लेकिन क्योंकि इसके पास 2 एक्स हैं इस वजह से नहीं दिखेगा। दूसरी बात, यदि यहाँ पर बात करेंगे एक ही एक्स है और वो भी उसी पर है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये वर्णांध हो जाएगा, यानी पुरुष है वो कैसा हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको आगे अभी काम आएंगे, जो मैं आगे करूंगा सॉल्व। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, तो अब हम बात करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट आपके, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर एक वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री सरकार, तो क्या कंडीशन बनेगी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष है, ठीक, और सामान्य स्त्री साथ में शादी करा दी जाए तो क्या होगा, वर्णांध पुरुष सामान्य स्त्री। सामान्य स्त्री, जैसा कि अभी मैंने जो साइन बनाया था आप लोगों के लिए जस्ट, तो वो साइन क्या बता रहे थे आपके, वर्णांध पुरुष, तो लिख रहे हैं एक्स और वाई। ठीक, एक्स और वाई इतना जाए, ये आपका कौन सा है, तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, ये वर्णांध पुरुष है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्णांध है, वर्णांध पुरुष।
और सामान्य स्त्री है तो उसे सामान्य स्त्री। तो सामान्य स्त्री के लिए क्या है, एक्स और एक्स वही रहेंगे। वर्णांत पुरुष है तो उसका एक्स है ऐसे करके बंद कर लेंगे, बाई यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब क्रॉस कराओगे हम गैमेट बनेंगे तो आप देखो एक्स एक्स और ये एक्स आ जाएगा। अब यही एक्स जो है इसके साथ हम करेगा तो एक्स और एक्स बनेगा। अब ये एक्स जो है ये वाई, इसे एक्स के साथ में क्रॉस करेगा तो एक्स और वाई, एंड यही एक्स आपको इससे मिलेगा तो एक्स और वाई। इस कंडीशन हम क्या देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक पर है तो वो भाग होगा, ठीक है, ना कि बढ़ांत होगा। तो यहाँ पर जो पुत्रियां बनेगी, ठीक है, जो पुत्रियां बनेगी वो कैसी होंगी, वो भाग होंगी। सभी पुत्रियां कैसी होंगी, भाग होंगी। और जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वो सामान्य होंगे। ठीक है, जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, आपके समान होंगे, जबकि पुत्रियां बात करेंगे तो वो भाग हो जाएंगे। कब, जब वर्णांत पुरुष एक सामान्य स्त्री के साथ होता है तब। दूसरी कंडीशन, ठीक, ये फर्स्ट है। सेकंड चीज, सेकंड आप नोट करेंगे कब, जब वर्णांत पुरुष और भाग स्त्री है। ठीक है, वर्णांत पुरुष और भाग स्त्री, मैं यहां पर लिखूंगा वर्णांत पुरुष पुरुष और वाहक स्त्री। तो क्या कंडीशन बनी, क्या परसेंटेज होगा इनका। ठीक, इसमें तो कहीं जो जितनी पुत्रियां होंगी वो सभी सभी भाग होंगे, जितने पुत्र होंगे वो सभी सामान्य होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर वर्णांत पुरुष है, इसका मतलब एक्स बंद है और वाई खुला हुआ है, और सामान्य भाग स्त्री है, मतलब इसका एक्स जो है एक बंद करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगी भाग। ठीक, अब आइए इधर क्या करेंगे, ये एक्स है, इसके साथ में आएगा तो एक्स और एक्स दोनों बंद हो गए, ये कैसे हो जाएगी समझ गए हो गए आप। इसके बाद में एक बंद हो जाएगा, एक खुला जाएगा एक्स। अब वाई की बात करेंगे तो इसमें एक्स बंद है और वाई ओपन है, इसमें आपका एक्स और वाई दोनों खुले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपकी वर्णांत है, इसमें जो स्त्री है एक्स एक्स वाली, जो पुत्री होगी वो वर्णांत होगी। ठीक, ये वाहक होगी, ये पुत्री वाहक होगी, ये आपके वर्णांत होगा। जो भी सन है, जो पुत्र है वो कैसा होगा, वर्णांत होगा, और ये कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक, सामान्य। यहाँ पर परसेंटेज की बात करेंगे तो 50% कैसे मिल रहे हैं, 50% जो स्त्री हैं, 50% जो पुत्रियां मिलेगी, ठीक, डॉटर मिलेगी, वो भाग होंगी, और 50% कैसे वर्णांत होंगी। ठीक, यहाँ पर बात करें 50% सामान्य मिलेंगे, 50% कैसे मिलेंगे, आपके वर्णांत मिलेंगे। ठीक, सिंपल सा इनका ये रेशियो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पता है, सिंपल देख लीजिए। ठीक, एक दो हैं तो दो में एक सामान्य एक वर्णांत है, ऐसे यहाँ पर दो बन रहे हैं तो दो में एक भाग और एक कैसी वर्णांत है। ठीक, तो एक ही मतलब है, परसेंटेज भी निकाल सकते हो आप लोग आसानी से। इसके बाद में आगे कंडीशन हमारी बनती है, कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन सामान्य पुरुष वर्णांत स्त्री। ठीक, सामान्य पुरुष वर्णांत स्त्री। उस कंडीशन में क्या होगा, सामान्य पुरुष वर्णांत स्त्री में क्या होगा, वाहक स्त्री थी ना, नो, हाँ ठीक है, वर्णांत स्त्री, भाग पालित क्या हो गई ना, अब यहाँ पर स्त्री वर्णांत हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, भाग सामान्य पुरुष है तो पुरुष क्या रहेगा आपका एक्स और वाई सामान्य रखना है। ठीक, और वर्णांत स्त्री है तो ये दोनों एक्स क्या करने हैं, आपको ऐसे करके बंद कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि तभी तो वाहक होगी तो वर्णांत होगी ना। चलो इसका मैं क्रॉस कराऊंगा, इस पेन से देखो क्या होगा, ये आपका x और इसके साथ में करेगा तो x बंद हो जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको पहले लिखूँ ना, x और x ऐसे लिख लो। अब इसका यही x है, इसके साथ कराएगा तो ये x और ये हो जाएगा। अब y के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, x बंद और y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बंद वाला और y। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक रीजन जो है, यहाँ ये देखो जो लड़के मिल रहे हैं, जो पुत्र हैं, सारे कर रहे हैं, सारे कैसे हैं, वो वर्णांत है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स है और वो भी कैसा है, डिफेक्टेड वाला, ठीक, बंद वाला, जहाँ पे जो साइन है इसका वर्णांत का वो। और ये देखो एक एक है, दोनों बंद होते तो वर्णांत होते, तो ये वर्णांत ना हो, ये कैसे है, ये है वाहक। कैसे है, ये वाहक है।
ठीक है। तो जब सामान्य पुरुष एक वर्णांध स्त्री के साथ में शादी करता है तो उनकी संतानें होंगी, ठीक, जितनी लड़कियां होंगी, ठीक है, वो वाहक होंगे, और जितने भी लड़कियां होंगी वो वर्णांध होंगे, ठीक। कैसे होंगे वो? वर्णांध होंगे, ठीक। इसके बाद में हमारी एक लास्ट कंडीशन कौन सी है? सामान्य पुरुष वाहक स्त्री वाली, सामान्य पुरुष वाहक स्त्री वाली। चलिए इसको हटा दें एक तरफ से। सामान्य पुरुष वाहक स्त्री, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, ठीक। सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री है। सामान्य पुरुष वाहक स्त्री में क्या हो जाएगा? सिंपल से आपको देखेंगे, देखो सामान्य पुरुष कैसा होगा? एक्स और वाई वाला। वाहक स्त्री है तो एक बंद है, ठीक है। इसमें उसमें अंतर देखो, यहाँ पर बढ़ाने पर दोनों बंद है, यहाँ पर मैंने एक बंद किया है, ठीक। अब थोड़ा सा क्रॉस कराएंगे, सिंपल सा भाई गैमेट बनेंगे, तो ये एक्स इस एक्स के साथ में आ जाएगा तो ये बना लेगा, एंड ये एक्स इसके साथ में आएगा तो सिंपल सिंपल रहेगा, एंड ये वाई इसकी एक्स में आएगा तो ये बंद और ये इसका हो जाएगा। उसके बाद में ये इसके साथ में कराएगा तो एक्स और वाई मिलेंगे, एक्स और वाई मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ देखेंगे तो ये कैसा है? ये वाहक है। ये स्त्री कैसी है? वाहक। और ये स्त्री कैसी है? स्त्री मतलब पुत्री, ये सामान्य है, ठीक है। ये सामान्य, ये कैसा है? ये आपका वर्णांध है। ये जो पुत्र है वो कैसा है? वर्णांध है, ठीक। और यहाँ पर जो ये वाला है ये कैसा है पुत्र? ये है सामान्य, ठीक। तो यहाँ पर देखो, एक लड़की सामान्य हो रही, एक लड़का सामान्य हो रहा है। एक लड़का कैसा? वर्णांध है। यहाँ पर एक जो लड़की है वो कैसी हो जाएगी? आपकी वाहक हो जाएगी, ना कि वर्णांध हो जाएगी, ठीक। तो ये चार कंडीशन बनते हैं आपके क्वेश्चन की। इन्हीं चार में से एक कंडीशन आपको पेपर, पहले सिंपल तो क्वेश्चन PYQ आया हुआ है, वो क्वेश्चन आया है वर्णांधता से आप क्या समझते हो। और इसके बाद में यदि एक सामान्य पुरुष, ठीक है, सामान्य पुरुष वर्णांध स्त्री शादी करता है तो उसकी संतानों में वर्णांधता जाने की कितने % चांस होंगे, कितने % लड़कियां होंगी, कितने % लड़कियां होंगी, कितने भाग होंगे, कितने रोगी होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने 4 रूलों में आपको बना के दिखा दिए, ठीक। तो ये रही आपकी सिंपल छोटी सी वीडियो थी आपकी इसकी मेंटली विकार को लेकर के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।